Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel एंड स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपके जून 2024 के हैं और ये करंट अफेयर्स आप सभी को पता है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिएगा। 10 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपके जितना पॉसिबल होगा उतने करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगी। आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे विद ईच क्वेश्चन। तो सेशन रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज़ ऑन योर स्क्रीन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वेटेज वाले क्वेश्चंस हैं ये आज। तो विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024 की ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिया है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूँ, क्या ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है, क्या ये सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च ने दिया है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया है, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने दिया है। तो ये जो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है ये बेसिकली दी गई है आपकी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। ठीक है, इसको आप अगर देखते तो कॉमन सेंस के थ्रू भी लगा सकते थे कि ऑप्शंस काफ़ी, देखिए जब बात फूड की हो रही है तो हम कोई फूड वाली डिपार्टमेंट ही ऐसा करेगी ना। वर्ल्ड बैंक तो फूड के बारे में कुछ नहीं बताएगा, ना फॉरेस्ट्री बताएगा ना लेबर। तो ये तीनों ही चीज़ें अलग हो रही थी बिल्कुल फूड से, और फूड से सिर्फ एक ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैच कर रही थी, दैट इज़ IFPRI। तो इसी ने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI ने ग्लोबल फूड पॉलिसी 2024 रिसेंटली रिलीज़ की है। ठीक है, और इसने क्या किया है, इसने ये रिवील किया है कि 38%, याद रखेंगे, इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने रिवील किया है कि जो 38% हमारे इंडियंस हैं, तो 38% इंडियंस जो हैं वो अनहेल्दी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। और है भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा अभी जो खान पान है वो वैसा नहीं है जो पहले के टाइम में होता था। हम लोग अनहेल्दी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू हेल्दी फूड्स। तो वही सिमिलरली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है IFPRI, इन्होंने जो अपनी रिसर्च की, जो रिपोर्ट यहाँ पर दी, उसमें इन्होंने बताया है कि लगभग 38% यानी 38% इंडियंस ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जबकि और इन्होंने ये भी बताया है कि ओनली 28%, ध्यान रखेंगे, सिर्फ 28% जो हैं वो हम कह सकते हैं कि वो मतलब जितना भी रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स हैं उसको ईट करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अकॉर्डिंग जो भी 5 यहाँ पर इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज है। ध्यान रखेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज हैं फूड की जो कि कंज्यूम करनी चाहिए। तो उसमें लगभग 28% पीपल्स ऐसे हैं जो कि सारी जो भी 5 रिकमेंडेड फूड ग्रुप्स हैं उन सभी को ये ईट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात और बताई। देखिए रिपोर्ट किसने दी है वो मैंने आपको बता दिया, रिपोर्ट में क्या रिवील किया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी रिपोर्ट में और क्या क्या इन्होंने बात की है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो इन्होंने इस रिपोर्ट में बेसिकली ये कहा है कि इंडिया में
इंडिया में एक इन्होंने एक इशू यहाँ पर बताया है, दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, इन्होंने एक इशू बताया है दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम हिंदी में कुपोषण के नाम से जानते हैं। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कुपोषण की बात भी की है, मेल न्यूट्रिशन की बात की है, और इन्होंने बताया है कि जो हमारी इंडिया है उसमें ये जो मेल न्यूट्रिशन है ये इस पर बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो 15.4% ये 2011 में था। ठीक है, 2011 में मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ सो दैट अगर मैं कुछ राइट करूँ तो वो आपको अच्छे से समझ में आए। 15.4% ये जो मेल न्यूट्रिशन था ये 2011 में था, और अब फिर उसके बाद में ये 2021 में 16.6% हो गया था, यानी बढ़ गया था। तो ये बता रहे हैं कि इस तरह से मेल न्यूट्रिशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और नाउ डेज ये और 12% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि अडल्ट्स की अगर हम बात करें तो अडल्ट्स में हमें ओवरवेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो अडल्ट्स हैं हमारे उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू द ईटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड, क्योंकि जो भी अडल्ट्स हैं बेसिकली वही सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई उनमें ओवरवेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एंड प्रोसेस्ड फूड का जो कंजप्शन है वो बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं प्रोसेस्ड फूड को ही यूज़ करते हैं, इसको कंज्यूम करना ज़्यादा बेस्ट समझते हैं। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रोसेस्ड फूड है उसका कंजप्शन बढ़ रहा है, और इन्होंने ये भी बताया है कि पैकेज फूड वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो है मेल न्यूट्रिशन, या कह सकते हैं कि हाँ मेल न्यूट्रिशन की जो इशू है वो बढ़ रहा है। तो ये रिपोर्ट में इन्होंने इतनी बातें की थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से कितना कुछ डिस्कस कर लिया। एक स्टोरी की तरह अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिंदी में देख लेंगे सेम क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये जारी की है आपकी अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने। क्लियर है? चलिए आगे हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। Second question says that which organization recently released the report titled Hooking the Next Generation? अब एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन और है जिसने क्या किया है, जिसने एक आपका एक रिपोर्ट और दी है, और इस रिपोर्ट का जो नाम है बेसिकली वो है हुकिंग दी नेक्स्ट जनरेशन। क्या है? हुकिंग दी नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो अब इन्होंने इसमें यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये किसने दिया। इसमें यहाँ पर हुकिंग दी नेक्स्ट जनरेशन क्या लिखा है? हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर यंग कस्टमर्स, कि कैसे जो टोबैको इंडस्ट्री है कैसे वो यंग कस्टमर्स को कैप्चर कर रही है। इसके बारे में किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिपोर्ट दी है रिसेंटली? तो वर्ल्ड बैंक ने दी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNEP ने दी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, या फिर आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। तो बिल्कुल भैया हेल्थ की बात हो रही है। टोबैको अगर आप खा रहे हो तो वो आपके हेल्थ पर इफ़ेक्ट डाल रहा है, ना कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट हमें यहाँ पे नहीं देखना है, तो ये भी नहीं होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, अगर इसी टाइप के ऑप्शंस अगर आते हैं तो आप ईजिली आंसर कर पाओगे। लेबर की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ बात हो रही है हेल्थ की, तो इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अगली युवा पीढ़ी को आकर्षित करना, तंबाकू उद्योग, इन सब के बारे में जो बताया है। तो अब इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया, तो उस डेटा को भी आइए देख लेंगे। तो WHO ने कहा है कि रोकिए, अगली पीढ़ी को आकर्षित करना रोकिए। तो इन्होंने एक बात कही है कि स्टॉप, क्या कहा है इस रिपोर्ट में? उन्होंने कहा है स्टॉप रिलीज द हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, इन्होंने बताया कि कैसे जो टोबैको इंडस्ट्री है वो यंग कस्टमर्स को कैप्चर कर रही है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि नो टोबैको डे। इन्होंने बोला है नो टोबैको डे। नो टोबैको डे को यहाँ पर सेलिब्रेट करना बताया गया है 31 में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑन विच डे वी सेलिब्रेट एज नो टोबैको डे। सो ऑन 31 of May we celebrate
नो टोबैको डे, ठीक है। इन्होंने कुछ की फाइंडिंग्स यहाँ पर निकाली, तो उसमें ये पाया गया, जो इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स अपनी निकाली होंगी, तो उसमें ये पाया गया कि जो हमारे 37 मिलियन चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जिनकी एज लगभग 13 से 15 के बीच है, वो टोबैको को ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 37 मिलियन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन से बच्चे हैं, चिल्ड्रन, वो 13 to 15 ईयर्स एज के हैं और ये टोबैको का कंजम्पशन कर रहे हैं ग्लोबली। एंड 85% जो हैं वो हमारे कैसे कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे 15 to 30 यानी 13 to 15 वाले लगभग 37 मिलियन हैं, और 15 से 30 साल तक के जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, ये 85% जो है वो सिगरेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी हेल्थ के लिए जो है वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सुना भी रखा है कि जो सिगरेट वगैरह होते हैं इनमें निकोटीन लेडन एरोजल पाया जाता है, जो कि एक एडिक्टिव सब्सटेंस, जो कि आपको क्या करता है, एडिक्टेड बनाता है, आप उसके एडिक्ट हो जाते हो, ठीक है, आपको उसकी लत लग जाती है, ठीक है। तो ये बात थी। तो ये जो लाइन है आपकी, ये हाल ही में किस संगठन ने अगली पीढ़ी को आकर्षित करना, तंबाकू उद्योग युवा ग्राहकों को कैसे आकर्षित करता है, शीर्षक में रिपोर्ट जारी की है। तो ये आपकी जारी की थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मिल्क डे। अब हम वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मतलब कब मनाते हैं मिल्क डे, तो 1 जून, 2 जून, 3 जून एंड 4 जून। तो देखिए मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जून, ठीक है। तो एनुअली हम 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, और ये जो मिल्क डे है इसको मनाने का जो मोटिव है वो है कि कैसे जो हमारा नेशन है, ठीक है, उसका जो न्यूट्रिशन है उसमें कैसे जो डेयरी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये बताने के लिए हम ये वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो वर्ल्ड मिल्क डे है, इसकी अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि कब इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये वर्ल्ड मिल्क डे आपका 2001 में इसको इस्टेब्लिश किया था। और ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये आपके FAO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने सेलिब्रेट किया था, इन्होंने कहा था कि जो मिल्क है वो एक वाइटल फूड सोर्स है और एक कह सकते हो वाइटल डेयरीज वाइटल रोल प्ले करता है डेली सेक्टर में। मिल्क कंजम्पशंस जो होता है डेट बैक टू द न्यूलिथिक एज, अगर हम न्यूलिथिक एज में जाएं तो जो मिल्क कंजम्पशन होता है वो इवॉल्व करता है एक सिग्निफिकेंट पार्ट को अलग अलग कल्चर्स में, ठीक है। रिलीजियन ट्रेडिशंस, यहाँ पर भी हम मिल्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर हम रिलीजियसली बात करें तो मिल्क का आप यूज़ करते हैं ना, मंदिर में शिवरात्रि है तो मंदिर में शिवलिंग पर आप दूध चढ़ाते हैं, तो मिल्क जो है वो आपका रिलीजियसली भी बहुत वर्क करता है। खीर, आप अच्छे त्योहारों में खीर की बहुत मान्यता रहती है, तो मिल्क रिलीजियस भी आपका ट्रेडिशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि अगर हम बात करें तो मॉडर्न चैलेंजेस जैसे कि आपका इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस होते हैं, तो यहाँ पर भी इसका जो कंजम्पशन है वो इम्पैक्ट डालता है। और ये हमारे जो कह सकते हैं ना, हमारी जो कंटिन्यूड एडवोकेसी है तो उसकी नीड को भी यहाँ पर हाईलाइट करता है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द बैंक क्लिनिक इनिशिएटिव टू असिस्ट बैंक कस्टमर्स विद ग्रीवेंस रिड्रेसल। अब देखिए, अब तो थोड़ी सी बैंक की बात हो गई, तो यहाँ पर आपसे बोला है कि अभी रिसेंटली ही कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बैंक क्लिनिक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि जो बैंक कस्टमर्स हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल के साथ उनको असिस्ट किया जा सके। तो किसने किया है ये? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, यहाँ हम कॉमन सेंस का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ हमारी फैक्चुअल नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, AIBEA। क्लियर?
हाल ही में किस संगठन ने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल शुरू की है? तो ये अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने शुरू की है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दें तो ये जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन AIBEA है, इसने लॉन्च किया था बैंक क्लिनिक को, ताकि ये क्या कर सके, बैंक कस्टमर्स को एड कर सके, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल के साथ। तो ये जो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है ये कस्टमर्स को गाइड करता है, ठीक है, और रेमेडीज़ देता है, जैसे कि हमारी जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनकी बेसिस पे, और ये एक एडिशनल चैनल की तरह आप कह सकते हो आप सर्व करता है, ठीक है, बैंकिंग ऑफ ओम्बड्समैन प्रोसेस जो होती है उसके साथ साथ। और इसका जो उद्देश्य है ना बेसिकली, तो इसका उद्देश्य ये है कि ये कस्टमर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो भी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा इंक्रीज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो उसमें हमारी हेल्प करती है कस्टमर्स की। एंड क्या करती है, जो RBI की गाइडलाइंस हैं रिटेल बैंकिंग पे, उनको भी इवॉल्व करती है, ठीक है। तो ये था हमारा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपसे बोला है कि हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग, यहाँ पर एक ड्रग की बात की गई है, दैट इज़ हाइड्रोक्सी यूरिया। तो एक ड्रग है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी यूरिया, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, अभी रिसेंटली इसको न्यूज़ में देखा गया है। तो वो किस डिज़ीज़ से रिलेटेड है? तो ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग है ये डेंगू से, TB से, मलेरिया से, सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जो हमारी इंडियन काउंसिल है मेडिकल रिसर्च की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इम्पॉर्टेंट ये आपका कह सकते हो टर्म है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी फुल शॉर्ट फॉर्म रहती है ICMR। तो ये जो इंडियन काउंसिल है ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये क्या कर रही है, ये जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं हमारे सिकल सेल डिजीज़ के इंडिया में, उनको एड्रेस कर रही है। जो ये डिज़ीज़ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके 20 मिलियन पीपल्स को अफेक्ट कर रही है ऑल ओवर, हमारा कह सकते हैं ग्लोबली या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लगभग 20 मिलियंस जो पीपल्स हैं वो अफेक्टेड हैं, वो उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है इस सिकल सेल अनीमिया का। तो हम कह सकते हैं कि ये मेजर इशू है एक तरह से, जहाँ पर होता क्या है, जहाँ पर बेसिकली हाइड्रोक्सी यूरिया का जो है वो कमी होती है, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, और ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया है ये सुटेबल कह सकते हैं हम, सुटेबल रहती है पीडियाट्रिक्स जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। और ये जो हमारी डिज़ीज़ है, ये जो हाइड्रोक्सी यूरिया है, ये ना इसकी हम कह सकते हैं ये इफ़ेक्टिव है कि ये सिकल सेल डिज़ीज़ को ट्रीट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हमें थैलीसीमिया की डिज़ीज़ देखने को मिलती है उसमें भी ये हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग जो है एक बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि करेंटली अगर हम बात करें तो जो हमारे पीडियाट्रिक वर्जन्स हैं उनमें हमें एप्रोप्रिएट पीडियाट्रिक वर्जन्स जो उनमें कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इन कमी को रिजॉल्व किया जाए, जो कमियां देखने को मिल रही है इनसे बाहर आया जाए। इसीलिए इन कमियों से बाहर आने के लिए जो ICMR है ये क्या कर रहा है, ये कोलैबोरेशन देख रहा है, ठीक है, कि किसके साथ कोलैबोरेट करे ताकि ये क्या कर सके, ये डेवलप कर सके कमर्शलाइजिंग लो डोज पीडियाट्रिक्स हाइड्रोक्सी यूरिया फॉर्मुलेशन को। देखिए ध्यान से लिखेंगे, किसको डेवलप करना चाह रहा है, ये कोलैबोरेशन देख रहा है ताकि ये डेवलप कर सके और क्या कर सके, ये कमर्शलाइजेशन करा सके, ठीक है, कमर्शलाइजेशन करा सके। किसका कमर्शलाइजेशन करा सके, तो लो डोज पीडियाट्रिक
हाइड्रोक्सी यूरिया फॉर्मुलेशन, जो हाइड्रोक्सी यूरिया फॉर्मुलेशन है लो डोज पीडियाट्रिक, उसको कमर्शलाइज करा सके, उसको डेवलप करा सके, सो दैट जो हम सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ के लिए क्या कर सकें, ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर सकें, हम यंग पेशेंट्स के लिए एक प्रोटोकॉल को सेट कर सकें। ठीक है, तो ये थी इसकी हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग की बात। ठीक है, जो कि सिकल सेल एनीमिया को आप कह सकते हो कि पैदा करता है, राइज देता है। और इसके बारे में जो बात की गई वो ICMR के द्वारा की गई, और उन्होंने बताया कि ओवर 20 मिलियन पीपल्स जो हैं वो इससे अफेक्टेड हैं। और यहाँ पर इससे अफेक्टेड होने का जो कारण है वो हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग जो है उसकी कमी हो जाती है। ये हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एफिशिएंट है। ये क्या करता है, सिकल सेल एनीमिया और साथ ही साथ थैलेसीमिया डिजीज़ को ट्रीट करने में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ रिसेंटली विच कंट्री decided to allow non-citizen residents from the Five Eyes Alliance to join its armed force? हाल ही में किस देश ने फाइव आइज अलायंस के गैर नागरिकों को अपने सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति देने का फैसला किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, आपके कनाडा ने किया है, US ने किया है, या फिर ये UK ने किया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा, दैट गोज विद ऑप्शन नंबर A। ये किसने किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट रिसेंटली विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय MCMEs इन अडेप्टिंग टू न्यू टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं MSMEs के द्वारा, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सर्वे यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया था, एक सर्वे लॉन्च किया गया था। तो वो सर्वे किस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में MSME के सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनकी पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया? तो वो व्यापक सर्वेक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। ये जो आपका प्रोग्राम है सर्वे का, ये लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, जिसको हम शॉर्ट में DOT के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसको DOT कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसने लॉन्च किया था, ये जो सर्वे था बेसिकली ये आपका 60 डेज़ का सर्वे था, आप कह सकते हैं 2 मंथ्स। ठीक है, तो 2 मंथ्स का सर्वे यहाँ पर लॉन्च किया गया, 60 डेज़ का सर्वे लॉन्च किया गया, ताकि क्या किया जा सके, जो चैलेंजेस MSME फेस कर रही है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि उनसे क्या कर सके, हम रिजॉल्व कर सकें, ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडॉप्ट किया जाना है, इसके बारे में जो भी चैलेंजेस, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका सामना किया जा सके। अब इन्होंने क्या किया था, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इसने आपके 5 सेक्टर्स को कवर किया था। ठीक है, दोनों ही आपके नॉर्थ और साउथ इंडिया, दोनों ही नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में इन्होंने 5 सेक्टर्स को कवर किया, जिसमें जो सर्वे था उसने ये एक्सप्लोर किया कि आपका जो AI है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है, या फिर हम कह सकते हैं 5G और जो 6G का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है अक्रॉस 10 इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कि जो फाइंडिंग्स निकाली गई इस सर्वे के द्वारा, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि MSMEs जो हैं वो कॉम्पिटिटिव रहेंगी। ठीक है, मतलब कह सकते हो आपकी जो भी हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो उसमें उनको कॉम्पिटिटिव रहना है, और इस वजह से उनको ये चैलेंजेस जो हैं इनसे ओवरकम होना होगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये आपका कहता है कि विच कंट्री आर इन्वॉल्व्ड इन द एयर ऑफ द एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट रिसेंटली इन न्यूज़। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में आपका एक एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर यही बोला है कि जो आपका जो एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट है, तो
इसमें कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व है बेसिकली। तो देखिए जो एयर ऑफ एंथ्रोपोसीन प्रोजेक्ट है ये विजुलाइज करता है बेसिकली आपके एयर पोल्यूशन को। किसको विजुलाइज कर रहा है, तो ये आपके एयर पोल्यूशन को विजुलाइज कर रहा है। और इसमें आपकी जो कंट्रीज़ हैं वो आपकी इंडिया है, ठीक है, इथोपिया है एंड यूके है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये इंडिया, इथोपिया एंड यूके, ये दो कंट्रीज़ हैं जो कि क्या कर रही हैं, एयर पोल्यूशन को विजुलाइज कर रही हैं। ये लाइट पेंटिंग का, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, लाइट पेंटिंग ये जो है ना इसने, आप कह सकते हो कि इसने लाइट पेंटिंग का यूज़ किया है, ठीक है। और जो भी हमारे सेवियर हेल्थ रिस्क हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी हमारे स्पार्किंग ग्लोबल डिस्कशंस हैं एयर क्वालिटी पर, उनको हाईलाइट किया है, ठीक है। किसको हाईलाइट किया है, जो भी हमारे स्पार्किंग ग्लोबल डिस्कशंस हैं एयर क्वालिटी पे उसको, और जो भी हमारे हेल्थ रिस्क रहते हैं एयर क्वालिटी की वजह से उसको। तो दिस इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है ये कंबाइन करता है आर्ट और साइंस को, ताकि क्या किया जा सके, फोटोग्राफिक एविडेंस जो होते हैं एयर पॉल्यूशन को उसको प्रोड्यूस किया जा सके। यहाँ पर एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो हमें पर्टिकुलेट मैटर के हमें एकदम से याद आती है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं बेसिकली ये एक तरह के की पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि हमारे कह सकते हैं अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ के साथ, जो भी हमारे सीवियर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनके साथ ये लिंक करते हैं। और ये जो हैं ये हमारे ये जो पर्टिकुलेट मैटर है ये इसका इस जो प्रोजेक्ट है इसमें ये पता लगाया गया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी प्री मैच्योर डेथ, लगभग 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हुई है ड्यू टू दिस पर्टिकुलेट मैटर एनुअली, मतलब कह सकते हो साल में, ठीक है, साल में 7 मिलियन डेथ होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलेट मैटर। और इसमें आप कह सकते हो कि 99% पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड होती है पर्टिकुलेट मैटर्स के थ्रू। ना आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट which regulatory body recently imposed a fine on individuals for allegedly operating a pump and dump scheme। अब देखिए एक पंप एंड डंप स्कीम लाई गई थी, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसने फाइन इम्पोज किया है हर एक पर्टिकुलर पर्सन पर एलिजिडली ऑपरेटिंग के लिए। तो जिसे हाल ही में किस नियामक संस्था ने कथित तौर पर पंप एंड डंप योजना संचालित करने के लिए व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया है? सेवी ने, एफसीआई ने, नावर्थ ने एंड एनसीई ने। तो ये जुर्माना जो है ये लगाया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए सेवी की तरफ से। और इन्होंने क्या कहा है बेसिकली, तो जो हमारे सेवी है, ये जो हमारी संस्था है, इसने रिसेंटली क्या किया है कि लोगों पे फाइन लगाना शुरू किया है पंप एंड डंप स्कीम के अंतर्गत। इन्होंने टेलीग्राम चैनल्स का यहाँ पर यूज़ किया है। और ये जो मैनिपुलेशन है ये क्या कर रही है, ये स्टॉक प्राइस को इन्फ्लेट कर रही है फॉल्स रिकमेंडेशंस के साथ। और इसका जो टारगेट है कि ये जो वर्क कर रही है ये माइक्रो कैप और स्मॉल कैप सेक्टर्स में ये टारगेट लेके चल रही है, क्योंकि जो किस वजह से ये टारगेट यहाँ ले रही है, तो लिमिटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वजह से ये बता रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनको सिग्निफिकेंट लॉस की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे कि जो हमारे स्कैमर्स होते हैं वो स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्लेटेड प्राइस पे स्टॉक्स को सेल कर दिया जाता है स्कैमर्स के द्वारा। तो उसकी वजह से जो हमारी कह सकते हो कि माइक्रो कैप और जो स्मॉल कैप सेक्टर्स हैं ये थोड़े से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है। तो यहाँ पर बात की गई है इसी वजह से जो सेबी है इसने स्ट्रिक्टली इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए और मार्केट इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के उद्देश्य के साथ ये जो जुर्माना है ये लगाया है, ताकि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके। क्लियर? ओके, नाउ let's move towards our next question, and it is the last question for our session. Reverse transcriptase enzyme recently in news is most commonly associated with which type of virus?
अब ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो ये किसके साथ, अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, ये किस टाइप ऑफ वायरस के साथ आपका एसोसिएटेड है, नोरोवायरस, रेट्रोवायरस, मिमी वायरस या फिर हेपेटाइटिस वी वायरस। तो ये आपने बायोटेक्नोलॉजी इसमें पढ़ा होगा, 12th में सभी ने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बारे में भी पढ़ा होगा। तो वहाँ आपने देखा होगा कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये आपका रेट्रोवायरस के साथ एसोसिएटेड है। रिसर्चर्स ने इसको आइडेंटिफाई किया है, रिसर्चर्स ने एक, हम कह सकते हो कि एक प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, जो उस प्रोटीन का नाम है न्यू। क्या नाम है? न्यू। तो एक प्रोटीन आइडेंटिफाई की गई जिसका नाम है न्यू, और किस में आइडेंटिफाई की गई? तो क्लेविसेलिया निमोनी, स्पेलिंग में लिख देती हूँ, क्लेविसीला निमोने। इसमें एक प्रोटीन को जिसका नाम न्यू है उसको आइडेंटिफाई किया गया। ये क्या करती है? ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन को काउंटर करती है, रेप्लिकेशन को हॉल्टिंग करके, ठीक है, रेप्लिकेशन की हॉल्टिंग करके ये बैक्टीरियोफेज का जो बैक्टीरियोफेज जो है उस पर अटैक करती है। न्यू जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस कहते हैं, या और हम इसको नॉन कोडिंग आरएनए की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो नॉन कोडिंग आरएनए और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीएस की प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू न्यू प्रोड्यूस होता है। और ये जो हमारे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है प्रोसेस जो है ये या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि डीएनए और आरएनए टेम्पलेट्स को सिंथेसाइज करते हैं, और ये रेट्रोवायरस जैसे कि एचआईवी वगैरह हो गया उसके लिए क्रूशियल होते हैं। ये जो डिस्कवरी है इसने शो किया है कि जो आरटीज हैं इनका जो डाइवर्स रोल है बैक्टीरियल डिफेंस में, या कैसे ये कह सकते हो आप कि बायोटेक्नोलॉजी के पोटेंशियल में एक हिंट देता है, मेडिसिन में हिंट देता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बस थोड़ा सा डिस्कवरी की गई है। तो बेसिकली जो हमारा आंसर है वो यही है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये आपका रेट्रोवायरस से रिलेट करता है। ये जो रेट्रोवायरस इस रिसर्च में एक न्यू प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया गया है क्लेविसेलिया निमोनी में, जिसने कि बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन पर अटैक किया है रेप्लिकेशन को अल्टर करके। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द सेशन। एंड ये सेशन जो था आपका करंट अफेयर्स का सेशन था। तो आई होप आपको सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा कि आज हमने करंट अफेयर्स में कह सकते हैं काफ़ी अच्छा एक डिस्कशन कर लिया। तो अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं, प्रॉपर्ली इसको सुनते हैं एक बारी दो बारी, तो आई होप आपको जो भी अभी चल रहा है रिसेंटली यहाँ पर जहाँ से कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, अगर आप कोई भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सो दैट बाकी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये पहुंच सके। एंड सो दैट्स इट। आपका कोई सजेशन है तो ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर हमें सजेशंस देते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि चलिए हमारी जो भी कमी है वो आप हमें बता रहे, सो दैट हम उसको इम्प्रूव कर सकें। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स, हैव अ नाइस डे।